हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रितेश सिंह। आज हम लोग सीखेंगे पावर फैक्टर एंगल, पावर फैक्टर, एपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर एंड एक्टिव पावर। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पावर फैक्टर एंगल। पावर फैक्टर एंगल क्या है? ठीक है, तो पावर फैक्टर एंगल कुछ नहीं है, ये एक फेज डिफरेंस है। किसका किसका फेज डिफरेंस है भाई? फेज डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी होनी चाहिए। तो कौन कौन सी दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जिनके बीच का ये फेज डिफरेंस है? तो द फेज डिफरेंस बिटवीन सप्लाई आर सिस्टम वोल्टेज एंड करंट। सप्लाई का वोल्टेज या सिस्टम मतलब मान लो आपके पास एक एलिमेंट है आर या एल या सी, तो आर के पर एक्रॉस कितना वोल्टेज है और आर के थ्रू कितनी करंट पास हो रही है, अगर आपको वो इक्वेशन पता है तो उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है, उस करंट और वोल्टेज के बीच का जो फेज डिफरेंस है, वही हमारा पावर फैक्टर एंगल बोला जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द फेज डिफरेंस बिटवीन सप्लाई आर सिस्टम वोल्टेज एंड करंट इज नोन एज पावर फैक्टर एंगल। जैसे मान लो हमारे पास एक सप्लाई या सिस्टम का वोल्टेज है V इक्वल टू 220√2 cos ओमेगा टी एंड I इक्वल टू 15√2 cos ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। तो पावर फैक्टर एंगल क्या होगा? इनका फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस निकालने के लिए बड़ा वाला एंगल कितना था? 30 डिग्री। यहाँ पर कितना है? 30 डिग्री, और इसका वोल्टेज का एंगल छोटा है 0 डिग्री। तो आपके पास पावर फैक्टर एंगल क्या हो गया? थीटा या फाई, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो ग्रेटर एंगल 30 माइनस स्मॉलर एंगल 0, तो पावर फैक्टर एंगल आ गया 30। अब बात आती है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका नेचर भी होता है, और इसका नेचर होता है लीडिंग या लैगिंग। क्या नेचर होता है इसका? एक लीडिंग या फिर लैगिंग। अब हम इसको लीडिंग और लैगिंग कैसे डिफाइन करते हैं? वोल्टेज और करंट में, दोनों में आप देखो कि करंट का एंगल वोल्टेज के एंगल से अगर ज़्यादा है, मतलब करंट का फेज अगर वोल्टेज के फेज से ज़्यादा है, तो पावर फैक्टर एंगल आपका लीडिंग कहा जाएगा। मतलब अगर करंट लीड कर रही है तो पावर फैक्टर एंगल लीडिंग होगा, और अगर करंट लैग कर रहा है तो पावर फैक्टर एंगल आपका लैगिंग होगा। ठीक है, तो इसका पावर फैक्टर एंगल आप निकाल लिए। पावर फैक्टर एंगल निकालने के और भी तरीके हैं, धीरे धीरे हम लोग जब एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें सीखेंगे। ठीक, अब बात आती है पावर फैक्टर की। पहली चीज़ आपकी पावर फैक्टर एंगल था, और पावर फैक्टर। तो इसी से आपको समझ में आ रहा है किसी न किसी चीज़ का एक फैक्टर है ये। ठीक है, तो एक्चुअल में हमारे पास जब पावर प्लांट से पावर जनरेट होती है, तो जो टोटल पावर जनरेट होती है उस पावर को हम नाम देते हैं एपरेंट पावर, या फिर उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पावर। मतलब वो पावर जो पावर प्लांट जनरेट करता है, जब वहाँ के जनरेटर जो पावर हमें जनरेट करके देते हैं, उस पावर को हम बोलते हैं एपरेंट पावर। और उसका जो पार्ट हम यूज करते हैं अपनी रियल लाइफ में, उसे हम बोलते हैं रियल पावर, या फिर एक्टिव पावर, या यूज्ड पावर, या मिसयूज्ड पावर। कुछ भी हम जो पावर है जो यूज कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं एक्टिव पावर। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड। लोड ने कितनी पावर एब्जॉर्ब की टू द एपरेंट पावर फ्लोइंग इन द सर्किट। सर्किट में कितनी एपरेंट पावर फ्लो हो रही है, और उसका कितनी एक्टिव पावर हम लोगों ने एब्जॉर्ब किया, मतलब उसको कितना हम लोगों ने उसको लिया। तो पावर फैक्टर जो होता है एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर। ठीक है, तो ये एक रेशियो होता है एक्टिव पावर और एपरेंट पावर का। मतलब एपरेंट पावर का कितना पोर्शन हम लोगों ने यूज किया है अपने रियल लाइफ में, वो हमारा बोला जाता है पावर फैक्टर। इसको हम लोग पावर फैक्टर एंगल से भी डिफाइन करते हैं, क्योंकि देखो पावर फैक्टर यहाँ पर वर्ड है पावर फैक्टर एंगल। तो अब पावर फैक्टर एंगल से पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे, उसको भी हम यहाँ पर सीखते हैं। तो कॉस ऑफ पावर फैक्टर एंगल इज नोन एज पावर फैक्टर। मतलब आप पावर फैक्टर एंगल जो आया है उसका आप कॉस ले लीजिए, तो आपको पावर फैक्टर पता चल जाएगा। ठीक है, तो पावर फैक्टर ऑफ द प्रीवियस एग्जाम्पल, जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, उसका पावर फैक्टर एंगल कितना था? 30 डिग्री। तो पावर फैक्टर क्या हो गया? cos 30, और cos 30 की वैल्यू आप cos 30 यहाँ कर दीजिए, इसकी वैल्यू आ गई 0.866। तो हमने इसका पावर फैक्टर लिख दिया 0.866। ठीक, पावर फैक्टर का जो रेंज होता है, मतलब पावर फैक्टर कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो पावर फैक्टर जो है इज एलिमेंट ऑफ 0 to 1। मतलब पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू इसकी 0 हो सकती है। आपको कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 पता है, तो 0 से
पीछे वाली जो वैल्यू है मतलब -1 से 0 इसमें नहीं आता है। उसका रीजन ये है कि हमारा जो पावर फैक्टर एंगल है वो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में जाता ही नहीं है। मतलब हमारा पावर फैक्टर एंगल या तो 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा या फिर हमारे पास 0 से -90 डिग्री, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही हमारा पावर फैक्टर एंगल लाई करेगा। ठीक, क्योंकि ये एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से पावर फैक्टर एंगल आता है। तो हमारा जो एंगल है पावर फैक्टर एंगल वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, और फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए हमारा पावर फैक्टर कभी नेगेटिव नहीं जाता है, ये 0 से 1 के बीच में लाई करता है। अब बात आती है एपरेंट पावर। और हाँ, एक चीज़ और कि इसका नेचर लीडिंग और लैगिंग दोनों होता है। तो भाई अगर पावर फैक्टर एंगल लीडिंग है तो पावर फैक्टर भी क्या होगा, लीडिंग। मतलब अगर वोल्टेज और करंट में करंट लीड करे, करंट को बेस मान के बात करते हैं, अगर करंट लीड कर रही है तो पावर फैक्टर एंगल लीडिंग है, और करंट लैग कर रही है तो पावर फैक्टर एंगल लैगिंग है। सिंपल शब्दों में बात अगर हम कहें तो अगर करंट का एंगल वोल्टेज के एंगल से ज़्यादा है, मतलब करंट का फेज वोल्टेज के फेज से ज़्यादा है तो हमारा पावर फैक्टर लीडिंग होगा, और अगर करंट का फेज वोल्टेज के फेज से कम है तो हमारा पावर फैक्टर या पावर फैक्टर एंगल लैगिंग होगा। ठीक, अब बात करते हैं एपरेंट पावर। एपरेंट पावर का एक नाम और भी है, इसको हम ग्रॉस पावर भी बोलते हैं, इसे हम कॉम्प्लेक्स पावर भी बोलते हैं, इसे हम कॉम्प्लेक्स पावर भी बोलते हैं। ठीक, तो जो एपरेंट पावर वो पावर होती है जिसे पावर प्लांट हमारे लिए जनरेट करता है। तो एपरेंट पावर क्या है, उसका फॉर्मूला है S इज इक्वल टू, एपरेंट पावर का सिंबल होता है S, तो S इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS। मतलब वोल्टेज की RMS वैल्यू और करंट की RMS वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस सिस्टम का एपरेंट पावर पता चल जाएगा। इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है IRMS का स्क्वायर इंटू Z। जेड क्या है, जेड को हम बोलते हैं इम्पीडेंस, इसे हम लोग थोड़ा आगे चल के पढ़ेंगे। इम्पीडेंस, जेड को हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। ये रेजिस्टेंस की फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर होता है, मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, ये सारी चीज़ें इसी के अंडर में ही आती हैं। तो ये इम्पीडेंस है। तो टोटल आपका जो पावर एपरेंट पावर है या कॉम्प्लेक्स पावर, ये पावर आपका होता है या तो VRMS इंटू IRMS बोलो, या फिर इसे IRMS स्क्वायर इंटू जेड, दोनों से हम इसकी पावर को निकाल सकते हैं। ठीक, अब इसकी यूनिट क्या है, तो आपको हमेशा ध्यान रहता है कि भाई यूनिट पावर की तो वाट होती है, लेकिन ध्यान रखना ऐसा नहीं है। हमारे पास 3 तरह की पावर है। तो एपरेंट पावर वो पावर है जो पावर प्लांट हमारे लिए जनरेट कर रहा है। ठीक, तो एपरेंट पावर की जो यूनिट है उसकी यूनिट है वोल्ट एम्पियर। देखो, वोल्टेज से वोल्टेज की वैल्यू से वोल्ट मिल गया और करंट की वैल्यू से एम्पियर, तो वोल्ट एम्पियर इसकी यूनिट होती है। ठीक, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं VA। ठीक है, तो एपरेंट पावर की ये यूनिट है। अब बात आती है रिएक्टिव पावर या फिर वर्चुअल पावर या फिर इमेजिनरी पावर। अब रिएक्टिव वर्चुअल से तो आप बहुत ज़्यादा नहीं समझ पा रहे होगे। इमेजिनरी पावर मतलब वो पावर जो हमें यूज करने को नहीं मिल रही है, हमारी रियल लाइफ में ये पावर हमको नहीं मिल रही है, ये पावर कहीं ना कहीं स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो ये इमेजिनरी पावर वो पावर होती है जिसे हम यूज नहीं कर पाते हैं। मतलब एपरेंट पावर का वो फ्रैक्शन जिसे हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, वो पावर आपकी बोली जाती है ये रिएक्टिव पावर। और रिएक्टिव पावर बेसिकली हमारे पास 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। तो कैपेसिटर और इंडक्टर के अंदर ये पावर क्या होती है, स्टोर हो जाती है, मतलब उसे हम यूज नहीं कर पाते हैं। वो कैपेसिटर और इंडक्टर के अंदर ही स्टोर रहती है, उस पावर को हमारे रियल लाइफ में हमें नहीं मिल पाता है। तो रिएक्टिव पावर वो पावर होती है जो हमें यूज करने को नहीं मिल रही है, और इसका फॉर्मूला है Q इक्वल टू S इंटू साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा क्या है आपका, पावर फैक्टर एंगल। तो पावर फैक्टर एंगल का आप साइन ले लो, उसमें S से मल्टीप्लाई, S मतलब VRMS IRMS। तो Q का फॉर्मूला हो गया VRMS IRMS साइन थीटा। ठीक, इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है IRMS का स्क्वायर इंटू एक्स नेट। एक्स नेट आपका एक्स क्या है, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंस। रिएक्टेंस हमारे पास जैसे कैपेसिटर और इंडक्टर के अंदर ये एक प्रॉपर्टी होती है रिएक्टेंस की, तो वो रिएक्टेंस अगर आपको नेट उस सिस्टम का पता है तो आप IRMS का स्क्वायर इंटू एक्स नेट कर दो तो आपको मिल जाएगी रिएक्टिव पावर। अब इसकी यूनिट क्या है,
वोल्ट एम्पियर, और चूंकि रिएक्टिव पावर है इसलिए हम लोग इसके आगे लिख देते हैं रिएक्टिव, और इसको शॉर्ट फॉर्म में V से वोल्ट, A से एम्पियर, और इसमें देखो VA कैपिटल लिखा जाएगा और R इसका स्मॉल होगा, VAR, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वर्ग। तो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव किसकी यूनिट है? रिएक्टिव पावर की। और ये पावर बेसिकली इंडक्टर L या फिर कैपेसिटर के बीच में स्टोर रहती है। कैपेसिटर या इंडक्टर ये दोनों एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं, तो इनके अंदर ये पावर स्टोर हो जाती है और ये पावर हम यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट पावर, एक्टिव पावर, जो हमारे रियल लाइफ में मिलते हैं। एक्टिव पावर या इसे हम रियल पावर भी बोलेंगे, या फिर हम इसे अगर पावर हमने कहीं डिसिपेट किया, खर्च किया, तो पावर डिसिपेटेड या पावर लॉस, जो कुछ भी इसको बोलो, ये हमारे पास एक्टिव पावर बोला जाएगा। और एक्टिव पावर वो पावर होती है जिसे हम लोग अपनी रियल लाइफ में यूज करते हैं। ठीक, तो P इक्वल टू, जो एक्टिव पावर का सिंबल है P, और P इक्वल टू S इंटू कॉस थीटा। S क्या है? एपेरेंट पावर। तो एपेरेंट पावर का कितना पोर्शन हम यूज कर जा रहे हैं वो बताएगा एक्टिव पावर कितनी है वो। तो P इक्वल टू एक्टिव पावर इक्वल टू S इंटू कॉस थीटा, और S की जगह पर VRMS IRMS कॉस थीटा, या फिर इसे हम एक नया नाम और भी दे देते हैं, एक नया फॉर्मूला IRMS स्क्वायर इंटू R। और यही जनरली आप लोगों ने DC सर्किट में पढ़ा था, I स्क्वायर R, जो किसी रेजिस्टेंस से पावर जो खर्च होती है, पावर लॉस है, I स्क्वायर R है। ठीक, अब कहोगे कि सर वहाँ पर केवल फार्मूला ये रेजिस्टेंस में लॉस का पावर का फार्मूला केवल यही था, वहाँ पर ये दोनों फार्मूले नहीं थे। क्यों? क्योंकि भाई डीसी सर्किट में हमारे पास कैपेसिटर और इंडक्टर वर्क ही कहाँ करता है। डीसी सर्किट में कैपेसिटर और इंडक्टर का इफेक्ट हमें कुछ मिलता ही नहीं है, तो हमारे पास कोई रिएक्टिव पावर होगी ही नहीं, और एपेरेंट पावर ही क्या हो जाती है? एक्टिव पावर के बराबर। और उस केस में जो हमारा जेड है यहाँ पर, एपेरेंट पावर में जो जेड है वो आर के बराबर होता है, एक्स होता ही नहीं है वहाँ पर। ठीक, तो एक्टिव पावर वो पावर होती है जिसे हम लोग अपनी रियल लाइफ में यूज करते हैं, और इसकी यूनिट क्या है? वाट। वही हम लोग यूनिट अक्सर देखते हैं हमारे घर में, जो पावर, कोई बल्ब है, कोई ट्यूबलाइट है, फैन है, तो उसकी पावर रेटिंग इतने वाट की है, 100 वाट की है, 50 वाट, तो हम लोग उस एक्टिव पावर की ही बात करते हैं। मतलब जो बल्ब है, फैन है, टीवी है, फ्रिज है, ये सारे के सारे जो पावर यूज करते हैं वो पावर कौन सी होती है? एक्टिव पावर। ठीक, अब एक चीज और आती है, आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड एपेरेंट पावर। 2 नंबर में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द रिलेशन एमंग P, Q एंड S। P का सिंबल, कि P किसका सिंबल है? एक्टिव पावर का। Q किसका सिंबल है? रिएक्टिव पावर का। S किसका सिंबल है? एपेरेंट पावर का। तो एपेरेंट पावर आपकी कॉम्प्लेक्स पावर है, P आपकी रियल पावर है, Q आपकी इमेजनरी पावर है। तो आप इस S को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख लो, S इज इक्वल टू P प्लस JQ, जहां पर J क्या है? वेयर J आप वही √-1, J कुछ नहीं है, वही कॉम्प्लेक्स नंबर आपका जो I था उसी को हम लोग J बोल रहे हैं, तो J P प्लस JQ। तो अब इस S का मैग्नीट्यूड क्या होगा? √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, भाई रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। अब हम लोग इससे एक ट्रायंगल भी बना सकते हैं। भाई हमारे पास रियल पार्ट है और इमेजनरी पार्ट है, तो हम कॉम्प्लेक्स प्लेन पर एक ग्राफ बना लेंगे। भाई रियल पावर है तो रियल एक्सिस पर हमने बना दिया, इमेजनरी पावर है तो इमेजनरी पावर मतलब रियल पावर से 90, रियल एक्सिस से 90 डिग्री शिफ्ट होकर इमेजनरी एक्सिस बनती है, तो हमने इस पर एक इमेजनरी एक्सिस बना दिया। मतलब इसमें हमें इसको ऐड करना है, तो P में हमने JQ, 2 वेक्टर, एक वेक्टर के आगे दूसरा वेक्टर ऐड करना है, तो मान लो हमने एक वेक्टर बना दिया P में हमें JQ ऐड करना है, तो JQ क्या होगा? वो P से 90 डिग्री ऊपर होगा, तो हमारे पास ये यहाँ पे बना दिया। अब इन दोनों का एडिशन क्या होगा? इस पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से इसके एंड पॉइंट को मिला दिया, तो ये हमारे पास पावर बन गई ये S। और देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को, जिसमें यहाँ पर है एक्टिव पावर, यहाँ है रिएक्टिव पावर और यहाँ है एपेरेंट पावर, मतलब बेस पर है आपका एक्टिव पावर, परपेंडिकुलर पे आपका है रिएक्टिव पावर और हाइपोटेनस पर आपका है एपेरेंट पावर। ठीक, तो ये ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल का नाम है पावर ट्रायंगल। ठीक, तो पावर ट्रायंगल में आप थोड़ा सा, जो हम लोगों ने पावर फैक्टर एंगल और पावर फैक्टर और ये सब पढ़ा था, उसको भी हम देख सकते हैं यहाँ से भी। तो जो S और P के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल थीटा कुछ नहीं है, ये एंगल आपका पावर फैक्टर एंगल है, जिसको हमने बोला था कि वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल। तो यहाँ से S और P के बीच का जो एंगल है वो एंगल भी हमारा पावर फैक्टर एंगल ही होता है।
ठीक है। तो थीटा इक्वल टू पावर फैक्टर एंगल। तो अब अगर हमें पावर फैक्टर पता करना है तो पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस थीटा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप कॉस निकालो, कॉस थीटा अगर करोगे, इसको थीटा माना है तो आपका कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है P और हाइपोटेन्यूज कितना है S, तो कॉस थीटा ही पावर फैक्टर है। तो P बाई S मतलब रियल पावर अपॉन एपरेंट पावर। और साइन थीटा देखोगे तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है S और हाइपोटेन्यूज कितना है, परपेंडिकुलर कितना है आपका Q और हाइपोटेन्यूज कितना है S, तो ये Q बाई S हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं कि इन अ सिंगल फेज एसी सर्किट अप्लाइड वोल्टेज इज V इक्वल टू 345 साइन ओमेगा टी, मतलब वोल्टेज 345 साइन ओमेगा टी, एंड करंट इज फाउंड टू बी I इक्वल टू 15 साइन ओमेगा टी माइनस 60 डिग्री। मतलब वोल्टेज की इक्वेशन दे दी गई है आपको और करंट की इक्वेशन दे दी गई है। फाइंड पावर फैक्टर एंगल, पावर फैक्टर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर। ठीक है, तो अब देखो सोल्यूशन आप देख लो। V क्या है 345 साइन ओमेगा टी, I क्या है 15 साइन ओमेगा टी माइनस 60। तो पावर फैक्टर एंगल बड़े वाले एंगल में से छोटा, तो यहाँ बड़ा एंगल 0 है और छोटा एंगल माइनस 60, तो बड़ा वाला एंगल 0 माइनस 60 कर दोगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पर करंट का एंगल वोल्टेज के एंगल से नीचे है, मतलब लैग कर रहा है, तो पावर फैक्टर एंगल क्या हो जाएगा, लैगिंग। इसके बाद पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस ऑफ पावर फैक्टर एंगल। तो पावर फैक्टर एंगल 60 था तो कॉस 60 0.5 और ये भी होगा लैगिंग। अब बात आती है एक्टिव पावर। एक्टिव पावर का फॉर्मूला VRMS I/RMS कॉस थीटा। तो VRMS मैक्सिमम वैल्यू थी तो उसका RMS निकालना है तो √2 से डिवाइड करेंगे, इसमें भी √2 से डिवाइड करेंगे, कॉस 60। अब इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे कैसे, मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको। ब्रैकेट बनाइए, 345 डिवाइडेड बाई √2 कर लीजिए, ये आपका VRMS हो गया, इनटू IRMS, तो फिर ब्रैकेट बनाइए और इसके बाद 15 डिवाइडेड बाई √2 कर लिया, फिर कॉस 60 कर दिया, इक्वल कर दो, आपके पास ये वैल्यू आ गई 1293.75। तो आपका एक्टिव पावर हो गया। वैसे ही रिएक्टिव पावर VRMS I/RMS साइन थीटा, तो VRMS ये लिख लिया, IRMS ये लिखा और कॉस की जगह आप साइन यूज कर लोगे तो आपके पास रिएक्टिव पावर आ जाएगी। एपरेंट पावर आपका VRMS इंटू IRMS, तो आपने VRMS लिखा, IRMS लिखा और इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो आपको क्या मिल गया, रिएक्टिव पावर। अब हम इस पर कुछ 2-3 क्वेश्चंस आपको इस पर दे देंगे और 1-2-3 इक्वेशंस दे देंगे और उससे आपको पावर फैक्टर एंगल, पावर फैक्टर, एक्टिव, रिएक्टिव और एपरेंट पावर कैलकुलेट करके इस असाइनमेंट को आप सबमिट करिएगा। थैंक यू।